Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing part 2 idioms and phrases. पहले हम लोगों ने 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं और आज 11 से शुरुआत करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड बी अ काउच पोटैटो। मतलब आलू पड़ा ही रहता है, लोग कहते हैं कि आलू और चावल खा लो तो आलस आता है। तो आलसी व्यक्ति जो जो ज्यादातर टीवी देखते हुए समय बिताता है। ये अमेरिकन स्लैंग पोटैटो मीन्स इनएक्टिव, लेथार्जिक और काउच मीन्स सोफा। तो कोलोकेशन में बी अ काउच पोटैटो ऑन वीकेंड्स, मतलब वीकेंड्स में वो क्या होता है, एकदम आलसी हो जाता है क्योंकि पूरे टाइम वो काम करता रहता है। बी अ काउच ऑफ पोटैटो ऑल डे, मतलब ये तो उनसे भी महान है। और ही हैज बिकम अ काउच पोटैटो सिंस द लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन में सब लोग काउच ऑफ पोटैटो ही थे। और लॉकडाउन के बाद वो पूरा दिन टीवी देखकर बी अ काउच ऑफ पोटैटो बन गया। मीन्स आलसी, ओवरऑल पोटैटो आलसी। इसके साइनों देखते हैं तो लेजी, इडल, स्लगिश, इनएक्टिव, लेथार्जिक, इनर्ट, डोरमेंट, स्लॉथफुल, कैमेटोस एंड रिलैक्स्ड। रिलैक्स होना तो अच्छी बात है, बट पूरे टाइम रिलैक्स ही होना। एक्टिव, एनर्जेटिक, डायनेमिक, इंडस्ट्रियस, बिजी, हार्ड वर्किंग, एगाइल, फुर्तीला, एनर्जेटिक और विग्रस, लाइवली, मतलब जिंदा दिल। नेक्स्ट वर्ड अंडर द वेदर, नॉट वाटर। अंडर द वेदर मीन्स बीमार महसूस करना, मतलब सेलर्स फीलिंग सिक इन बैड वेदर, इसका ये रूट वर्जन। और फील अंडर द वेदर, मतलब ये फील अंडर द वेदर, स्टे होम अंडर द वेदर। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हो तो घर रहो। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सो आई विल रेस्ट। आज थोड़ा अंडर द वेदर हूँ, घर पर रेस्ट करूंगा। तब जैसे गर्मी में बहुत गर्मी हो तो लोग कहते हैं ना कि वेदर ही ऐसा हुआ है कि बहुत जैसे बॉडी में थकान सी लग रही है, एनर्जी लॉस हुआ है, तो इसका ये सेंस है। साइनो इसका सिक, इल, अनवेल, फर्विस, वीक, पुअरली, ailing, nauseated, malaise of color, and to healthy, strong, fit, robust, well, energetic, vigorous, active, fine, and sound. Sound मतलब क्या, आवाज नहीं, साउंडफुल, एकदम देखने में कहते हैं ना साउंड स्लीप, मतलब अच्छी नींद। तो ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेन इन द नेक, मतलब वो जो बहुत परेशान करने वाला। जैसे गर्दन में दर्द हो, पेन इन द नेक, तो क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, इसका सेंस जो है बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति या चिढ़ाने वाला व्यक्ति। मेरा छोटा भाई बहुत पेन इन द नेक है। नेक पेन में क्या करता है, इरिटेट करता है। नेक में पेन रहे तो बंदा कैसा रहता है, इरिटेट रहता है ना, जिसे परेशान करने वाला वो दर्द होता है। तो ये ऐसे पर्सन के लिए है। अब साइनो इसका है एनोइंग, इरिटेटिंग, ट्रबलसम, एग्रेवेटिंग, bothersome, not brother, nauseous and experting, problematic, maddening, pest. Sino and
प्लीजेंट, नाइस, इजी गोइंग। क्या है? इजी गोइंग है, नॉट ट्रबलसम। हेल्पफुल, डिलाइटफुल, एग्रीएबल। अब जब इजी गोइंग है, हेल्पफुल है, तो डिलाइटफुल होगा, एग्रीएबल होगा, एग्री करोगे तो फ्रेंडली होगा, सब फ्रेंडली है तो सपोर्ट करते हैं लोग तो सपोर्टिव होगा, और फ्रेंडली है, सपोर्टिव है तो कामनेस रहेगी ही रहेगी, और जब कामनेस रहेगी तो इंजॉयबल होगा। मतलब प्लीजेंट है तो नाइस है, नाइस है तो प्लीजेंट है, प्लीजेंट है तो इजी गोइंग है, इजी गोइंग है तो हेल्पफुल है ना, उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और हेल्पफुल है तो डिलाइटफुल है, अंदर से वो जॉय जॉय वाली फीलिंग आती है। फिर जब डिलाइटफुल है तो क्या करोगे? एग्री करोगे ना, एग्री करोगे, और फ्रेंडली होगे, और सपोर्टिव होगे, काम होगे, और इंजॉयबल, तब फिर लाइफ इंजॉयबल चलेगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइक चाक एंड चीज। मतलब ये चाक और चीज क्या? मतलब दोनों में बहुत ही समानता ना होना, मतलब एकदम भिन्न होना, क्योंकि चाक और चीज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये दोनों बहुत ही अलग हैं, बहुत अलग। लाइक चाक एंड चीज पर्सनालिटीज, मतलब एक दो दो पर्सन है, उनके कोई मैचिंग नहीं है। आइडियाज कैसे हैं? दो विचार, आइडियोलॉजी अगर लोगों की होती है तो उसमें क्या होता है कि एक का विचारधारा कैसा होगा और दूसरे का विचारधारा एकदम भिन्न होगा। तो ये पर्सनालिटी हो गई भिन्न, और विचारधारा है तो भिन्न होती है। और इसका ये रूट और ओरिजिन है चाक इन हार्ड एंड वाइट। मतलब चाक भी वाइट होती है, और चीज कैसे होती है? सॉफ्ट होती है और येलो होती है, मतलब अपोजिट है। अब इसके साइनों देख लो, अपोजिट है तो डिफरेंट, डिसिमिलर सिमिलरिटी नहीं रहेगी, कंट्रारी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, अपोजिट होंगे, पोलर, इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल नहीं होगा, इनकम्पैटिबल होगा, डिस्टिंक्ट, अनलाइक, अनअलाइक, और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगा, और कन्फ्लिक्टिंग। अब साइनो इसके बहुत भिन्न भिन्न नहीं है तो समानता, सिमिलर, अलाइक, अलाइन करते हैं ना, सेम, कॉम्पिटिबल, मैचिंग, मैच करते हैं, आइडेंटिकल, corresponding, or comparable, harmonious, and uniform. Next, the ball is in your court. मतलब अब आपकी बारी। बॉल बॉल मैंने क्या किया? आपके हाथ में दे दिया है, ऐसा नहीं कि अब वो मेरे हाथ में है। तो ये है अब आपकी बारी, निर्णय आपका। ये टेनिस मेटाफर है, बॉल इन अ प्लेयर्स कोर्ट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। ऐसा नहीं है कि बॉल ही दिया गया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बॉल इन योर कोर्ट, निमोनिक में आपका आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बारी। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ये कोलोकेशन में हम बोलते हैं। टेक एक्शन, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब ये किसी और के कोर्ट में नहीं है कि आप इनएक्टिव होके, लिथार्जिक होके, स्लगिश होके बैठे रहोगे। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना पार्ट जो था वो डन कर लिया, अब आपकी बारी है। मैंने काम कर दिया, अब इस बॉल अब दिस बॉल इज इन योर कोर्ट। अब इसके साइनों देखो, जब निर्णय आपका होगा तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना आप, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन देना होगा आपको, एक्शन, एक्टिव होगे, ड्यूटी होगी ये आपकी, ऑब्लिगेशन, इनिशिएट आपको करना है, टर्न, मूव, चॉइस आपकी होगी, और कंट्रोल भी होगा। इसके अपोजिट, अब बॉल इन माय हैंड तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी या किसी और की, अब आप एक्टिव नहीं रहोगे, इन एक्शन रहेगा। डिले, अवॉइडेंस, अवॉइड करना होगा आपको, और पैसिविटी, नेग्लेक्ट, इग्नोर, एब्डिक्शन, रिलिंक्विश, इग्नोर, मतलब आपका एक डमी का रोल होगा।
नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन द फेंस। ये इसका मीनिंग होता है निर्णय टालना और निर्णय की स्थिति, मतलब आप पजल्ड हो, हजल बसल हो कि ये नॉट चूजिंग अ साइड। ये इसका रूट है सिटिंग ऑन फेंस, मतलब नॉट चूजिंग अ साइड। फेंस मीन्स बीच में, और निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऑन द फेंस अबाउट डिसीजन, मतलब ये डिसीजन ऐसा है कि मैं अभी निर्णय की कंडीशन में नहीं हूँ। स्टेइंग ऑन द फेंस, आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट टॉकिंग द न्यू जॉब, मतलब ये जो न्यू जॉब के बारे में बात करना है, इसमें मैं अभी भी एकदम से वो डिसीजन नहीं ले पाया हूँ। तो कैसी स्थिति में हूँ? निर्णय, मतलब टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट। नई जॉब लेने को लेकर मैं अभी ऑन द फेंस हूँ, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑन द फेंस हो नहीं भाई, तो सर्टेन है, कमिटेड है, रिजोल्यूट है। हेजिटेंट, इसका साइनो है मतलब निर्णय टालना। तो हेजी जब आप हेजिटेट होते हो तभी तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। इनडिसाइसिव, अनसर्टेन, डाउटफुल, डाउट रहता है ना। अनडिसाइडेड, वेवरिंग, मतलब एकदम फ्लक्चुएशन रहता है। टेंटेटिव, रिलक्टेंट, जिद्दी, अड़ियल होते हो कि नहीं अभी तो मुझे डिसाइड नहीं हो रहा है। कन्फ्लिक्टेड, संघर्ष रहता है। एम्बीवेलेंट, मतलब इधर को भी बॉल जा सकती है, उधर को भी बॉल जा सकती है। अब इसके अपोजिट, आपको जॉब लेनी है या आपको अपना जो डिटर्मिनेशन है वो कि किसी भी कार्य के प्रति अफर्म है, तो फर्म है तो आप क्या करोगे? डिसाइसिव, सर्टेन, कमिटेड, कमिटेड रहोगे ना। और कमिटेड कैसे होगे? जब पहले रिजोल्यूट रहोगे। रिजोल्यूट होने के लिए माइंडसेट कैसा? डिटरमिन्ड और फर्म। क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट लेवल तो आपको बहुत हाई होना चाहिए, और कंक्लूसिव होना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बीट अराउंड द बुश। मीन्स क्या है? मुद्दे से बचना, गोल गोल बात करना, मतलब हंटिंग मेटाफर। अवॉइड द बुश, नॉट स्केयर वर्ड्स डायरेक्टली, मतलब सीधे मुद्दे से बचना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी ट्रूथ, मतलब तुम इधर उधर घुमाओ नहीं मुझे, सच बताओ, सही बताओ, और बीट अराउंड द बुश मत करो, मतलब सच बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो एक्चुअल, क्योंकि ये गोल गोल घुमाने से असली मुद्दे तक तो पहुंच नहीं पा रहा है कोई। बीट अराउंड द बुश इन मीटिंग्स, ऐसा लोग कर सकते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। अब इसका कि जब आप बचना चाहते हो, गोल मोल बातें करते हो, तो उसको कहते हैं इवेट, डॉज, अवॉइड, मतलब अवॉइड करोगे। प्रीवर्टिकेट, हेजिटेट, हेजिटेट हो तभी तो सीधे सीधे बात नहीं बोल पा रहे हो ना। स्टॉल, डिले, साइड स्टेप, इक्विवोकेट एंड सरकमवेंट। अब इसके अपोजिट, सीधी बात करना और मुद्दे पे बात करना, मतलब टू द पॉइंट। डायरेक्ट, एड्रेस, कन्फ्रंट, फेस, डिक्लेयर, स्टेट, स्पीक प्लेनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टैकल, assert and open. Next, bite off more than you can chew, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना, अधिक कर लेना, हैंडल न कर पाना, मतलब जितनी क्षमता है उससे ज्यादा काम लेना। मतलब 20 केजी अगर आप वो कर सकते हो तो आप 50 केजी ले लो, ऐसा। बिग बाइट, मोर देन यू कैन हैंडल, ज्यादा काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू एट वर्क, मतलब आपको फाइल, आप 50 फाइल सबमिट करो तो बोलो नहीं हम तो 150 ले लेंगे, ऐसा। एंड डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू।
he bit off more than he could chew by accepting the 3 projects. ओके, वो 3 प्रोजेक्ट लेके बाइट ऑफ मोर देन च्यू कर गया। मतलब उसने काम तो ले लिया, बट अब कर पाएगा कि नहीं, ये उसका सरदर्द होगा। तो इसके साइनों देखते हैं। ओवरकम इट, ओवर एक्सटेंड, ओवरलोड, टेक टू मच, ओवरबर्डन, ओवररीच, ओवरवर्क, ओवरइन्वेस्ट, ओवरएंज एंड ओवरस्टेन। अब ओवर है तो इसके अंडर ही होगा ना। तो जैसे आपको 2 काम 3 काम आपने लिया तो आप एक ही लोगे, या सोचोगे कि वो भी किसी और पे चला जाए। ऐसे अंडर कमिट, कोई और कर दे और आप बस सुपरवाइज करें। और जब किसी और को करना होगा तो मैनेज कर लोगे, लिमिटेड रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, मॉडरेट रहेगा, नहीं बहुत हाइपर नहीं रहेगा। बैलेंस, डेलीगेट, सिंप्लीफाई, रिड्यूस एंड प्रायोरिटाइज, मतलब आप प्रायोरिटी पर रहोगे। नेक्स्ट, जैसे डेली डेली 10 वर्ड कवर करना, ये क्या है? ये तो अपने जितना कवर कर सकते हो उतना ना। गो कोल्ड टर्की, मतलब किसी आदत को अचानक छोड़ देना। ओके, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, और वीडियो न देखने की आदत। गोल्ड टर्की स्किन मीन्स सडन विथड्रॉल, अचानक छोड़ देना। जैसे कोई बुरी आदत हो, उसको छोड़ देना। टू गो कोल्ड टर्की ऑन स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग का उसने सोचा नहीं, सेकंड थॉट नहीं लिया है, तुरंत छोड़ दिया। एंड गो कोल्ड टर्की विथ शुगर, आजकल तो शुगर छोड़ ही दो। तो शुगर के लिए एक तुरंत हो जाए, ऐसे कि डिसीजन लेना कि हाँ अब हम ये काम नहीं करेंगे। ही वेंट कोल्ड टर्की एंड स्टॉप्ड स्मोकिंग, ऐसा नहीं कि स्टॉप स्मोकिंग मतलब कुछ देर के लिए, नहीं, कंप्लीटली उसने स्मोकिंग गो कोल्ड टर्की कर दी और बिल्कुल छोड़ दिया स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग, ऐसा। अब इसका साइनो देखते हैं। विड्रॉल सिम्टम लाइक कोल्ड टर्की इन स्किन, क्विट एब्रप्टली, मतलब एकदम तेजी से छोड़ देना। स्टॉप सडनली, गिव अप, एब्सटेन, रिनाउंस, forsake, cease, terminate एंड डिसकंटिन्यू, ब्रेक हैबिट। अब इसका साइनो एंटो होगा ग्रेजुअल रिडक्शन, ईज ऑफ और टेपर, धीरे धीरे, स्लोली क्विट, मॉडर्निज्म, अरे सॉरी, मॉडरेशन नॉट मॉडर्निज्म, हम हिस्ट्री में उसमें चले गए। मेंटेन, तो कहते हैं ना कि मतलब हम छोड़े तो नहीं है, 2-4 लगा लेते हैं तो वो मेंटेन रहता है, पूरे दिन नहीं पड़े रहते। कंटिन्यू, रिटेन रह गया है अभी। परसिस्ट एंड रिज्यूम, रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि छोड़ दिया तो रिज्यूम नहीं है, अब हो गया। एंड टुडेज लास्ट वर्ड, मेक अ बिलाइन, मतलब सीधे किसी जगह जाना। स्ट्रेट फ्लाइट ऑन टू फ्लावर्स, मतलब बी डायरेक्ट फ्लाइट, सीधे जाना। कोलोकेशन में मेक अ बिलाइन फॉर द एग्जिट, ओके, एंड मेक अ बिलाइन टू द शॉप। आई मेड अ बिलाइन टू द बफेट, पार्टी में मैं पहले बफे के लिए मेक अ बिलाइन कर गया। अब इसका साइन हो, जैसे कहीं आप जाते हो और वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो क्या करोगे? डायरेक्ट जाओगे ना, गो डायरेक्टली, हेड स्ट्रेट,
कहते हैं ना, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हेड स्ट्रेट रखो, इधर उधर कहीं नहीं भटकने का, मतलब बिल्ली मत पालो। चलो एक वो बताते हैं आपको, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट ये नॉलेजेबल है कि बिल्ली मत पालो का क्या मतलब होता है। बिल्ली ना पालो मतलब जो आपको काम मिला है उसके एक रिगार्डिंग सारा काम कर डालो। बिल्ली पालना का मतलब होता है कि जो आपको वर्क मिला है उसको आप पूरा कर डालो। नहीं, उसको करने के इतर आप सारे काम कर डालो, बट वही काम ना करो। जैसे आपको एग्जाम देने हैं तो आप पढ़ाई तो करो, बट ऐसे करो कि वो कंप्लीट हो जाए, ना कि रह जाए। तो बिल्ली पालने का मतलब होता है कि दुनियादारी से में रह जाना और अपने काम को ना कर पाना। रस, प्रोसीड, मूव क्विकली, एम, डैश, डायरेक्ट, स्ट्रेट वे, एडवांस। इसके अपोजिट अब वंडर। जब आप देखो, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम सीधे सीधे तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पहुंच जाओगे, हेड स्ट्रेट रखोगे, रस रहेगी ना, प्रोसीड करोगे अच्छे से, मूव क्विकली, एम आपका क्लियर है, और डायरेक्ट है, स्ट्रेट वे है, एडवांस एडवांस तरीके से करोगे आप, प्रो तरीके से करोगे। लेकिन अब जब आपने नहीं किया तो वंडर, भटक रहे हो यहाँ से वहां तक, कहाँ कहाँ देखे हम इडियम एंड फ्रेजेस, जहां मिल रहा है वहीं देख लो। रोम, स्ट्रे, मिनांडर, ड्रिफ्ट, डिविएट, डिले, लॉइटर, सॉन्तोर एंड हेजिटेट। और जब आप डायरेक्ट नहीं रहोगे ना तो हेजिटेट रहोगे। अब हम स्टोरी पे आते हैं अपने कि एक कोई गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को देखा और उनको वो आया, मतलब उस पे दया आई। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली बिल्ली को हम पाल लेते हैं, उसको चोट लगी थी तो उसने उन्होंने उसको पाल लिया। फिर फिर देखा कि बिल्ली को दूध लेने जाना पड़ता है, तो बिल्ली के लिए दूध लेने जाते थे वो। फिर किसी ने खुश होकर के उनको दे दिया एक गाय, और गाय दे दिया। तो फिर अब गाय के लिए चारा लेने जाना पड़ता। फिर गाय को चारा करते करते उनको एक हेल्प रखना पड़ा, हाउस हेल्प, जो कि लेडी थी। फिर उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे उससे शादी कर ली। फिर उनका कुनबा ही बढ़ गया। मतलब इसमें क्या बुराई है, बुराई कुछ नहीं हुई, वो बाबा जी थे और फिर सीधे घर वाले बाबा जी बन गए। तो इसलिए अपने काम को प्रायोरिटी दो, बाबा जी तो बनना ही है। चलो कोई नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video. Until then, stay inspired, stay curious, keep exploring, keep learning. Thank you.